आज हम आपको कुछ ऐसी प्रेम कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में अटूट प्यार और त्याग की अमर प्रेम कहानी के तौर पर दर्ज है। संयुक्ता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी। बात उन दिनों की है जब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे थे। इसी समय उस समय के मशहूर चित्रकार पन्ना राय पृथ्वीराज चौहान समेत बड़े राजा महाराजाओं के चित्र लेकर कन्नौज पहुंचे, जहां उन्होंने सभी चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। पृथ्वीराज चौहान का चित्र इतना आकर्षक था कि सभी स्त्रियां उनके आकर्षण में बंध गईं। सभी युवतियां उनकी सुंदरता का बखान करते नहीं थक रही थीं। पृथ्वीराज के तारीफ की ये बातें संयोगिता के कानों तक पहुंची, तो संयोगिता अपनी सहेलियों के साथ उस चित्र को देखने के लिए दौड़ी दौड़ी चली आई। चित्र देख पहली ही नजर में संयोगिता ने अपना दिल पृथ्वीराज को दे दिया। लेकिन किसी भी प्रेम कहानी में अगर विलन ना हो तो वो कहानी ना जाने क्यों पूरी ही नहीं होती। पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी के विरोधी थे संयोगिता के पिता जयचंद। महाराज जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में कट्टर दुश्मनी थी, इसलिए यह मिलन आसान नहीं था। पर कहते हैं कि प्यार अपना रास्ता निकाल ही लेता है। संयोगिता ने भी इस समस्या का तोड़ ढूंढ लिया था। उनके इस तोड़ का मुख्य पात्र बना चित्रकार पन्ना रॉय, जिसे पहले संयोगिता का एक सुंदर चित्र बनाना पड़ा, फिर उसे ले जाकर पृथ्वीराज चौहान को दिखाना पड़ा। चित्र में संयोगिता की खूबसूरती देखकर पृथ्वीराज चौहान मोहित हो गए। अब दोनों ही मन एक दूसरे से विवाह करने की ठान चुके थे। पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी आगे बढ़ती इसके पहले ही महाराजा जयचंद ने संयोगिता के लिए स्वयंवर का आयोजन कर दिया। संयोगिता के स्वयंवर में विभिन्न राज्यों के राजकुमारों को आमंत्रित किया गया, लेकिन पृथ्वीराज को आमंत्रण नहीं भेजा गया। इन सब से भी जब जयचंद को संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए उनकी लोहे की मूर्ति बनवा दी। इसे देखकर संयोगिता ने उस मूर्ति पर वरमाला डाल दी। उसी समय पृथ्वीराज स्वयंवर में पहुंच गए और संयोगिता को कन्नौज से दिल्ली ले आए। अंत में पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद उन्होंने आत्मदाह कर लिया। एक बंजारन और दक्कन के शहजादे की प्रेम कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है दक्कन से। दक्कन के शहजादे मोहम्मद कुली कुतुब शाह नौजवान थे। उन्होंने एक गांव से गुजरते हुए नदी के दूसरे किनारे पर एक बेहद रूपवान स्त्री को देखा। शहजादे को मोहित कर देने वाली उस रूपवान स्त्री का नाम भागमती था। पहली नजर में दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया और उनका मिलने जुलने का सिलसिला चल पड़ा। पर वो कहते हैं ना, जब प्यार करने वाले दो अलग अलग वर्गों और धर्मों से आते हों तो मुश्किलें तो आती ही हैं। तो सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि आज से 450 साल पहले के उस जमाने में उनका प्यार कितना मुश्किल रहा होगा। दरअसल भागमती एक नाचने गाने वाले बंजारन की बेटी थी। शहजादे मोहम्मद कुली कुतुब शाह की तरह ना तो वो किसी राज परिवार से ताल्लुक रखती थी और ना ही वो मुसलमान थी। शाह के परिवार को भागमती स्वीकार नहीं थी, लेकिन शहजादे मोहम्मद कुली कुतुब शाह की जिद के आगे परिवार वालों की एक न चली और उन्होंने अंततः शहजादे को भागमती से शादी की इजाजत दे दी। इस शादी के बाद युवराज कुली कुतुब शाह ने मूसी नदी के पार छिछलम गांव की रहने वाली भागमती के गांव और उसके आसपास के क्षेत्र का नाम भाग्यनगर रख दिया। उस वक्त के तत्कालीन चलन के अनुरूप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेने के बाद भागमती का नाम हैदर महल रखा गया। हैदर महल के नाम पर ही भाग्यनगर का नाम भी हैदराबाद रखा गया। यह प्रेम कहानी है एक मुस्लिम राजा और मानी हिंदू लड़की की। गांव की एक बेहद खूबसूरत अल्लड़ सी लड़की जिसका नाम रूपमती था, अपनी सहेलियों के साथ कुछ गुनगुनाते हुए जा रही थी। तभी कला प्रेमी सुल्तान बाज बहादुर की नजर इस लड़की पर जा टिकी। वह इसके अप्रियतम सौंदर्य और सुरीले कंठ का दीवाना हो गया और मांडू के सुल्तान ने सारंगपुर की इस मानी लड़की के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उनके रूप और गुण के मुरीद बाज बहादुर ससम्मान उन्हें महल में ले आए और दोनों ने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही रीति रिवाजों से शादी कर ली। रूपमती इतनी मानवती थी कि विवाह के बाद भी उन्होंने ना हिंदू धर्म छोड़ा और ना ही मां नर्मदा के दर्शन के बाद भोजन लेने का अपना व्रत। अपनी माशुका से शादी करने के लिए बाज बहादुर नर्मदा की नहर को महल तक लेकर आए थे। पर कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता। रानी रूपमती के रूप
और कंठ की चर्चा बादशाह अकबर तक भी पहुंची। वो बिना देखे ही रूपमती पर मोहित हो गया और यह प्रेम कहानी परवान चढ़ने से पहले मिटा दी गई। अकबर ने बाज बहादुर को एक खत लिखा। खत में रानी रूपमती को दिल्ली दरबार में भेजने का हुक्म था। इस खत को पढ़कर बाज बहादुर तिलमिला उठे। उन्होंने अकबर को पत्र लिखकर कहा कि वे अपने हरम की रानियां मांडू भिजवा दें। बाज बहादुर के जवाब से अकबर तिलमिला उठा। अहंकार और गुस्से से भरे अकबर ने अपने सिपह सलाहकार आदम खां को मालवा पर चढ़ाई करने का हुक्म दे दिया। आदम खां ने मालवा में खूब कत्लेआम मचाया और बाज बहादुर अपनी छोटी सी सेना के साथ उसका मुकाबला नहीं कर पाए। भीषण युद्ध में बाज बहादुर की हार हुई और आदम खां ने सुल्तान को बंदी बना लिया। इसके बाद अकबर के सिपाहियों ने रानी वास की ओर कदम बढ़ाया। वे रूपमती को लेने मांडू की ओर चल पड़े। इसकी सूचना जैसे ही रानी रूपमती को चली, उन्होंने खुद को अकबर के हाथों में सौंपने की जगह अपनी जान दे दी। रानी रूपमती की मौत से अकबर को बड़ा सदमा लगा। पछतावे की आग में अकबर ने बाज बहादुर को कैद से आजाद कर दिया। बाज बहादुर ने कहा कि वह वापस अपनी राजधानी सारंगपुर जाना चाहते हैं। सारंगपुर जाने के बाद बाज बहादुर ने अपनी प्रेमिका रानी रूपमती की मजार पर सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दी। सस्सी पुन्नू की प्रेम कहानी पंजाब की धरती में गहराई से रची बसी है। सस्सी का जन्म भंबोर राज्य के राजा के घर हुआ था। लाख मिन्नतों और दान दक्षिणा के बाद राजा के घर एक खूबसूरत सी बच्ची ने जन्म लिया। जन्म के साथ ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी कि ये बच्ची बड़ी होकर अनोखा इश्क करेगी। यह सुनते ही राजा और उसका पूरा परिवार परेशान हो गया और इतनी मन्नतों से मिली संतान को मारने का हुक्म दे दिया गया। लेकिन राजमंत्रियों ने बच्ची को सोने से भरी संदूक में डाल नदी में बहा देने का सुझाव दिया। बच्ची तूफानी नदी से बच निकली। नदी किनारे कपड़े साफ कर रहे धोबी की नजर उस पर पड़ी। धोबी ने नदी में डूबता उतराता संदूक देखा और उसे निकालकर खोला। इतना सारा सोना और नन्ही सी बच्ची को पाकर वह बहुत खुश हुआ। चंद्रकला के समान सुंदर होने की वजह से उसने बच्ची का नाम सस्सी रखा। समय बीतता गया और सस्सी की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। लेकिन समय ने दोबारा करवट ली। एक दिन सस्सी नदी के रास्ते आने वाले सौदागरों के पास पुन्नू की तस्वीर देखी और उस पर मोहित हो गई। उधर दूर देश में रहने वाला पुन्नू इस बात से अनजान था। बहुत ही खोजबीन के बाद सस्सी ने पुन्नू का पता पा लिया। जानकारी देने वाले सौदागरों ने इनाम के लालच में खुद को पुन्नू का भाई बताया और सस्सी ने उसे गिरफ्तार करवा लिया। सस्सी ने शर्त रखी कि वह पुन्नू को लेकर आए तो वह उसे छोड़ देगी। उधर माता पिता के मना करने के बाद भी सौदागरों ने पुन्नू को अपने साथ चलने के लिए मना लिया। पुन्नू को लेकर कारवां भंबोर लौटा। सौदागरों ने अपनी ऊंट रस्सी के बाग में आजाद छोड़ दिए और उन ऊँटों ने सारे बाग उजाड़ दिए, जिससे गुस्सा होकर सस्सी ने कारवां वालों की खूब खबर ली। लेकिन अनजान पुन्नू कारवां से अलग घूमता फिरता बाग में पहुंचा और वहां सजे सस्सी की ही सेज पर सो गया। चीख पुकार की आवाज से पुन्नू की नींद टूटी तो सामने सस्सी नजर आई, जो कारवां को खदेड़ रही थी। दोनों की पहली बार आंखें मिली। सस्सी पुन्नू प्रेम में इस कदर खो गए कि 10 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। उधर पुन्नू की माँ अपने पुत्र के वियोग में तड़पने लगी। पुन्नू के भाइयों से माँ का ये हाल देखा नहीं गया और वो पुन्नू को वापस लाने के लिए निकल पड़े। पुन्नू के जाने से इनकार करने पर उन्होंने उसे खूब शराब पिलाई और बेहोशी की हालत में उसे साथ ले लिया। इधर सस्सी रोती तड़पती रही। सस्सी की माँ ने उसे बहुत समझाया, लेकिन सस्सी ने यह तय कर लिया कि वह पुन्नू तक हर हाल में जाएगी। सस्सी की माँ ने उसे लंबे जलते रेगिस्तान का डर दिखाया, लेकिन सस्सी तो पुन्नू से मिलने को बेकरार थी। सस्सी अपने पुन्नू की तलाश में रेगिस्तान में चल पड़ी और नंगे पांव उस आग के दरिया में अकेले ही उतर गई। रेगिस्तान की तपिश को सस्सी की कोमल देह सह नहीं पाई और वह उसी रेगिस्तान की गर्म रेत में दफन हो गई। इधर पुन्नू जब होश में आया तो उसे सबसे पहले सस्सी का ख्याल आया। वो उससे मिलने को तड़प उठा
और चल पड़ा उसके राज्य की ओर। मगर रेगिस्तान में आने के बाद उसे एक चरवाहे से पता लगा कि उसकी सस्सी ने यहीं दम तोड़ दिया है। बस फिर क्या था, सस्सी के बिना भला पुन्नू का कैसा जीना। पुन्नू ने भी खुद को ख़त्म कर लिया। दोनों इस दुनिया से तो चले गए, मगर इनकी प्रेम कहानी अमर हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।